बात करें, आपके हिसाब से उनका कोई जनाधार नहीं? राजभर को मीडिया के साथियों ने पैदा किया है। मैंने शुरू में कहा था कि राजभर की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। धार्मिक ध्रुवीकरण न होकर के जातिगत ध्रुवीकरण हुआ। मैं तर्कों वाली बात करता हूँ, नेताओं वाली जो हवा वाली बातें नहीं करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय जातीय समीकरण को देखने के अलावा क्या जरूरत थी राजभर के सामने घुटने टेकने की। ये पुरानी कहावत राजनीति में अक्सर हम सुनते रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और इस बार देखिए कमाल ये हुआ कि उत्तर प्रदेश ने ऐसा समीकरण बनाया कि मोदी 3.0 जो है बहुमत से चूकी, लेकिन अब वो एनडीए के सहयोग से सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में जो ये समीकरण बने वो समझना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए हमारे साथ घोसी से नवनिर्वाचित सांसद राजीव राय जी हैं, जिनका प्रभाव न सिर्फ घोसी बल्कि पूर्वांचल में भी देखा गया, और पूर्वांचल में सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, और गठबंधन जो कांग्रेस के साथ सपा का रहा उसको ज़्यादा मिली हैं। राजीव जी, पहले तो बहुत बहुत आपको जो है बधाई कि आप जो है सांसद जो है चुनाव जीत चुके हैं। धन्यवाद आपको। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो चुनाव के दौरान जो प्रभाव क्षेत्र हमने देखा, घोसी में आपने 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता ही जीता है। ये भी हमने देखा कि आप जो हैं लगातार जो है दूसरी सीटों पे भी आपका प्रभाव दिखता रहा, जिसमें आजमगढ़, गाज़ीपुर और बलिया में भी रहा। क्या वोट मतदाताओं का मिजाज था जो पहले के से जुदा आपको दिखाई दिया? देखिए, मतदाता बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2 बार शासन में लाए थे, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और हर उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें धोखा ही दिया। जो बेरोजगारों की फौज, आप राम मंदिर का गुट्टी कब तक पिलाएंगे? जिस घर में जवान बेटा और बेटी बेरोजगार पड़े हो, माँ बाबूजी का इलाज कराने को पैसे नहीं हो, बहन बेटी की शादी के पैसे नहीं हो, उनसे पूछो कि मंदिर से उनकी इज्जत बचेगी, ज़िंदगी कटेगी या राम मंदिर से? और राम, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान से राम तो रोम रोम में है, कड़ कड़ में है। जो लोग ये गाना गाने लगे कि हम प्रभु राम को लाए हैं, हम और आप तो बचपन से ये कि सृष्टि का रचयिता है प्रभु राम, भगवान को लाने वाले हम कौन होते हैं? तो अहंकार जब उस लेवल पर पहुंच गया तो इसका पतन होना निश्चित था। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह का अहंकार इनके नेताओं में भी नीचे तक झलकता था, और आप लोगों का भी उसमें योगदान रहा। अगर जनता देखती थी ज़मीन पर कि मैं इस नेता से नाराज़ हूँ या भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री विधायक कुछ किए नहीं हैं, और एग्जिट पोल में जब आप मतलब मीडिया के साथ ही जिता रहे थे, या ओपिनियन पोल में जब जिता, एग्जिट पोल तो खैर चुनाव के बाद आया, ओपिनियन पोल में जब जिता रहे थे 2 ही सीट मिलेगी, 5 ही सीट मिलेगी, 8 ही सीट मिलेगी। अरे भाई, गठबंधन तय नहीं हुआ, प्रत्याशी तय नहीं हुआ, और तभी अगर मीडिया में दिखाने लगते हो कि 2 ही सीट जीतेगी, तो फिर इतना सर्कस करने की क्या जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किससे होगा, समाजवादी पार्टी का गठबंधन किससे होगा, और प्रत्याशी कौन होगा? किसी गधे घोड़े को खड़ा कर देते, सीटें तो तय है। अब मीडिया से आप जीत चुके हैं, फिर भी मीडिया से आप नाराज? मैं बहुत हकीकत, देखो मैं एकेडमिशियन हूँ, पॉलिटिशियन बाद में हूँ, मैं एकेडमिशियन हूँ। मैं तर्कों वाली बात करता हूँ, नेताओं वाली जो हवा वाली बातें नहीं करता हूँ। जब आपके प्रत्याशी और गठबंधन तय नहीं, तभी आप बता दे रहे हो कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। और मैं मतदाता हूँ, नाराज़ हूँ अपने स्थानीय नेता से, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी विधायक सांसद है, और टीवी पर देख रहा हूँ कि लोग जिता रहे हैं, तो गुस्सा और आग में घी का गुस्सा और भड़कता है। मैं बहुत, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी और मीडिया वाले सोचें तो गहरी बात कह रहा हूँ, नहीं सोचे तो हवा हवाई उड़ा दें। आप बिल्कुल आप कह रहे हैं जिस तरह से तर्कशील बात कह रहे हैं, लेकिन आप ज़मीनी तौर पे जब ये रिज़ल्ट आया तो सभी, चाहे मीडिया बिरादरी हो, चाहे राजनीतिक से जुड़े से लोग, क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि जो एक धार्मिक ध्रुवीकरण न होकर के जातिगत ध्रुवीकरण हुआ, और उस जातिगत ध्रुवीकरण में आपका जो है अहम रोल भी रहा है पूर्वांचल में, खासतौर पर जहाँ पर भूमिहार वोट ज़्यादा था। देखिए, जातिगत ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण से मेरा जो लोकसभा है, ऐतिहासिक वोटों से जनता ने आशीर्वाद दिया है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत, 5 सीटों पर पहली बार जीत, माननीय प्रधानमंत्री। इसका मतलब नहीं कि मैं प्रधानमंत्री से बड़ा हूँ, अहंकार है, लेकिन इस सच को कोई झुठला भी नहीं सकता कि उनसे बड़ी जीत घोसी के लोगों ने दिया है। लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण से हो गया, लोगों के गुस्सा, नाराज़गी, जब लड़कों का पेपर लीक होता है, लड़के बेरोजगार होते हैं, तो किसी जात विशेष के नहीं होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। फिर अगर इसको सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण कहेंगे तो मुद्दे को हल्का करना होगा। इशू अगर सरकार या विपक्ष न समझे तो दोनों गलती करेंगे। विपक्ष की ये जिम्मेदारी, हम लोग विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जिन मुद्दों को उठाकर हम जनता से आशीर्वाद पाएँ, पेपर लीक का मामला हो,
महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, रोजगार का मामला हो, अगर उसको सिर्फ जाति या ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण के चश्मे से देखते रहेंगे तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। और पक्ष विपक्ष का क्या होगा नहीं पता, लेकिन इसमें जनता का बहुत नुकसान होगा। तो ध्रुवीकरण से बड़ा मुद्दा ये रहा, बेरोजगारी का रहा। उत्तर प्रदेश में बता दूं, आप भी वहीं से आते हो, पेपर लीक का मामला रहा। 50 लाख अभ्यर्थी बैठे थे पुलिस भर्तियों में, लगातार पेपर लीक होता गया। जो बार बार कहा जाता था, उन घरों से जाकर पूछो, वो गुस्सा था, और गुस्सा में जहाँ प्रत्याशी सही थे उसको जनता ने आशीर्वाद दिया। और जातीय समीकरण में आपने बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की देखी होगी, जो जातीय समीकरण के नाम पर खाली कैंडिडेट दे दिए गए थे अपने अहंकार में, वहाँ हार गई। तो सिर्फ जातीय समीकरण काम नहीं करता है, हाँ, धार्मिक ध्रुवीकरण को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। न सिर्फ अयोध्या हारी, बल्कि राम निर्माण मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन के पुत्र भी हार गए श्रावस्ती से। तो जनता ने सिरे से खारिज कर दिया कि बहुत हो गया धार्मिक मुद्दा, रोजी दो, रोजगार दो, महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार कम करो, ख़त्म करो। जिन मुद्दों पर आप आए थे उन मुद्दों की बात करो, कब तक एक ही मुद्दे पर आप चलते रहेंगे। तो जो सोशल इंजीनियरिंग या रिलीजियस इंजीनियरिंग की बात करते थे, वो मुद्दा इस बार फेल हो गया। मेरे लोकसभा में तो जात का बंधन, धर्म का बंधन और पार्टी का बंधन सब टूट गया। आप ये कह रहे हैं कि न जातिगत समीकरण उसमें हावी रहा, न फिर धार्मिक रहा, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे रहे जिसकी आप बात कर रहे हैं, पेपर लीक सबसे अहम रहा। लेकिन जो आपके विपक्ष में जो खड़े थे प्रत्याशी अरविंद राजभर, उनके पिताजी अक्सर जो है एक जाति की राजनीति के चैंपियन माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को साधते उनको साथ भी लिया था। राजभर वोटरों की बात मैं कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप जो है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या पहले से तैयार थी कि राजभर और जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम एक साथ मिलकर सवर्ण वोटरों को आपको जो है धराशायी कर देंगे, वो स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या यही स्ट्रैटेजी पूरे पूर्वांचल में काम की है, क्योंकि राजभर की पार्टियां हर जगह लड़ रही थी? वाली बात जो जातीय समीकरण की बात कहे, तो घोषी का दूसरा रूप था। 10 सालों में जो 3 प्रत्याशी थे, सिर्फ मैं ही एक ऐसा था। 2014 में चुनाव हारा, 19वीं सीट गठबंधन को चली गई, लेकिन ना तो पार्टी छोड़ा, ना तो घोषी लोकसभा को छोड़ा। और चाहे वहाँ बाढ़ हो, कटान हो, कोरोना में मेरे कामों की बहुत चर्चा की, आप लोगों ने भी चर्चा किया। लॉकडाउन में अन्नपूर्णा स्कीम पुलिस के साथ शुरू किया, जो कोई बाहर नहीं निकल रहा था तो मैंने उन्हीं पुलिस को इन्वॉल्व किया कि मैं फंड करूँगा और घर घर अनाज और राहत सामग्री पहुँचे। तो जनता ने जो लोग सीट तो उनको जातीय समीकरण को देकर दिया था। भारतीय जनता पार्टी, आप जब जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय जातीय समीकरण को देखने के अलावा क्या जरूरत थी राजभर के सामने घुटने टेकने के लिए? वही राजभर जो माँ बहन की गालियाँ दिए थे उनके नेताओं को, वही राजभर जो जोगी जी से भीख मंगवा रहे थे, घंटा बजवा रहे थे, वही राजभर जो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का सबसे बड़ा झूठा और बता रहे थे, अमित शाह को गुजरात भेजने की बात कर रहे थे। जातीय समीकरण देखे ना लोग। मैं फिर बार बार एज ए एडमिशन आगाह कर रहा हूँ इन राजनेताओं को और पार्टियों को, इंक्लूडिंग माइन पार्टी, कि इस चश्मे से देखना कम करें। जनता वो हो गई है। हमारे यहाँ तो सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए ना। अगर उनका जाति को जोड़िए, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, तो जातीय समीकरण तो उनके पक्ष में था और सबसे ज़्यादा बड़ी हार हुई। राजभर को मीडिया के साथियों ने पैदा किया है। देखिए, असली ताकत कब पहचानी जाती है? मैंने शुरू में कहा था कि राजभर की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। आज भी मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, छड़ी पर खुद की सीट जीत कर दिखा दे, खुद की सीट जीता। आपके हिसाब से उनका कोई जनाधार नहीं है? जनाधार बता रहा हूँ, है ना जनाधार। 2019 में, पिछली लोकसभा, पुरानी बात क्या करें, 2019 में अपने जनाधार पर लड़े थे चुनाव। बलिया से भी लड़े थे, घोसी से भी लड़े थे। बलिया में पूरे लोकसभा में मात्र 35,000 वोट मिला था और घोसी से 39,000 वोट मिला था। उनकी अपनी हैसियत तो इतनी मानी जाएगी ना। उनकी बेटी ग्राम प्रधानी का चुनाव हार गई। ग्राम प्रधानी का पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं है? ग्राम प्रधानी का चुनाव, तो जो ग्राम प्रधानी का चुनाव अपने बूते पर नहीं जीत सकता, जमानत जब्त करा देता है, दिन भर मीडिया में उल जलूल बयान देकर बड़ा नेता हाइप क्रिएट करते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिकल जो ब्लैकमेलर हो जाते हैं, राजनीति के लिए खतरनाक होते हैं। बड़ी बात करें उनको पॉलिटिकल ब्लैकमेलर, ये बात आप कह रहे हैं? मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। उनका क्या है मैं बता रहा हूँ। आप वहाँ जाओ, इनको गाली दो, इनको जाओ, उनको गाली दो, और अपने को एक जात का सबसे बड़ा नेता बनाओ, फिर गठबंधन करो, फिर अगर सरकार ना बने तो उन्हीं को गाली दो। ये राजनीति है। माँ बहनों के गाली देने वाला बड़ा नेता हो सकता है। बड़ा नेता की परिभाषा क्या होते हैं? राजभर को क्रिएट कौन करे? आप कह रहे हैं मीडिया क्रिएट कर, मीडिया तो उसके पीछे जाती है जो कुछ एक्स फैक्टर लेकर के आता है, या फिर कोई एक फैक्टर गाली देना है ना। मीडिया को उन लोगों को अभिभावक, आपकी भी जिम्मेदारी हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप। लोकतंत्र बड़ी उम्मीदें होती है।
अब माँ बहन की गाली देने वाले को अब क्या कहे, हमारे यहाँ चुनाव प्रचार करने आए थे कैबिनेट मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर पुलिस के सामने खड़ा होकर चुनाव प्रचार में कहता है कि अगर कोई गाड़ी जा रही हो तो उसको लूट लो, 10 लाख हो तो 9 लाख पॉकेट में रख लो, 1 लाख दरोगा जी को दे दो। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, चुनाव आयोग खामोश है। अगर आप पत्रकार, इतने बड़े पत्रकार हैं, जाकर यहाँ बाहर निकलिए, कहिए कि गाड़ी जा रही है, लूट लो, 1 लाख दरोगा को दे दो, बाकी पॉकेट में रख लो, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मीडिया के साथियों को, 6 पत्रकारों को हमारे यहाँ पिटवा दिया, ये कहकर मोबाइल छीन लिया कि ये लोग रिकॉर्डिंग करके वीडियो भेजते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा भी कुछ हद तक स्वार्थ है, मैं राजनीति में हूँ कि जो बात मैं 100, 200, 1000, 5000, 10,000 लोगों से कहूँगा, आपके माध्यम से लाखों जाएगी। कौन सा ऐसी मैं गंदी बात या गलत बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग का मुझे डर है? कौन सा है? इसको क्यों नहीं मीडिया ने उठाया? किसी राष्ट्रीय चैनल पर आपने सुना कि 6 वो रिकॉर्डिंग वाला तो चला था मीडिया में, हम लोगों ने भी चलाया था कि मतलब जब वो विवाद हुआ था और वहाँ से लोगों को हटाया गया था। छोटी जगह चला, कहीं उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। मैं बोलता रहा, एक नौजवान साथी खाली बगल में खड़ा था तो उसको पिटवा दिया कि मंत्री जी के कार के बगल में खड़ा है। तो इस तरह का अहंकारी लोगों का, अगर मैं जो कहता था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ब्लॉक कर दे, 3 महीना मत दिखाइए। कितने बड़े नेता हैं पता चल जाएगा। रोज घर के दरवाजे के बाहर 2-4, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजभर ने ये कहा, राजभर ने वो कहा। अच्छा, जो मैं कहता हूँ जो बातें बार बार गलत साबित होती है, अगर वो बातें, क्या कहा था उन्होंने कि मैं पूर्वांचल की सारी सीटें सपा ने उनकी वजह से जीती थी। मैं उदाहरण के साथ, तर्कों के साथ बात करता हूँ। 2022 में जब वो हमारे साथ थे और सबसे बड़ा उनका एक्स फैक्टर चौहान साहब भी, दारा सिंह चौहान जी भी थे, हमारी पार्टी के उम्मीदवार थे, तो हम घोसी विधानसभा से 22,000 वोट से जीते। और उस एक्स फैक्टर को लेकर ये डबल एक्स जब चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो उपचुनाव में हम 43,000 वोट से जीते। तो आप सोचिए, हम तो ये भी, इसका दूसरा तथ्य तो ये भी होगा ना कि जब हमारे साथ थे तो कितनी सीटों को उन्होंने नुकसान किया होगा। इसलिए इस मनोरंजन मंत्री का मैं बहुत नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मनोरंजन के लिए बोलते रहते हैं आप लोग, टीआरपी के लिए मेरी बातें कड़वी लग सकती है, आप टीआरपी के लिए दिखाते हो। ऐसी बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो एक हो सकता है न्यूज़ एंगल होता होगा, टीवी मीडिया उठाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मनोरंजन के लिए करे और उस मनोरंजन के लिए टीवी दिखाती रहे। मैं आज आप लोग जब बड़ा नेता उनको बोलते हैं तो सिवाय गठबंधन करके किसी के साथ खड़ा होकर उल जुलूल बातें करना, बड़ा नेता का मतलब जनाधार होना चाहिए ना। जनाधार कब साबित किया उन्होंने, ये दिखा दिया, बता। चलिए, बड़ा नेता वो अगर मीडिया कहती है तो आप उससे बड़ा नेता हो गए, आपने उनके बेटे को परास्त कर दिया, बड़ा नेता नहीं मानते? फिर ये अहंकार हो जाएगा, फिर ये अहंकार हो जाएगा। बड़ा तो जनता होती है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को खड़ा करा के, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है ना, और मंत्री मनोनीत होता है, कैबिनेट मुख्यमंत्री करते हैं, खड़ा कराकर सभा में कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका मालिक कौन? इनका मालिक मैं। वो मालिक हो सकते हैं। मैं आज भी मऊ के लोगों को कहता हूँ, घोसी के लोगों को कहता हूँ कि एमपी नहीं, भैया ही कहो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बेटा भाई के रूप में ज़्यादा अच्छा जहाँ अपने को। और मैं कार्यकर्ताओं, अपने लोगों से बोला, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को छोटा समझता है वो बड़ा नेता कभी बन ही नहीं सकता है। तो मैं आज भी कार्यकर्ता ही हूँ। चलिए, एक मैं चूंकि आप एकेडमिशियन हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी समझ लें, उस भाव से मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी तरफ से नेताओं से बार बार कहा गया कि वो एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर रहे हैं, उनकी तरफ से वो लोग जुटे हुए हैं जिसमें से पीएम आवास योजना है, टॉयलेट है, ये सारी चीज़ें दी गई और पूर्वांचल में भी आवंटित हुए हैं। क्या वजह रही कि वो लोग जो इनको दिया गया वो उनके साथ नहीं गए? क्या जनता जो है अगर किसी चीज़ को कोई मुहैया कराई जाती है, वो जनता क्या वाकई में एक पॉलिटिशियन के प्रति थैंकलेस हो जाती है? आप इस किस नज़रिए से देखते हैं? जो विकास की बातें बीजेपी करती है वो ज़मीन तक पहुंची और उसको उसका फल नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री जी जुमले बोलकर आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज स्वयं क्यों दूसरों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री दूसरे के ऊपर निर्भर है। आप जिन लाभार्थी योजनाओं की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो वहाँ हुआ है। उन आज ही 20,000 करोड़ का चेक साइन किया। चेक साइन करने दीजिए। जो लोग बोला करते हैं कि सीधे वहाँ पहुँचते हैं। 5 किलो राशन की कहानी सुनाऊँ आपको, अगर 1 मिनट टाइम है तो? जी जी, आप बताइए। 5 किलो राशन कांग्रेस सरकार में भी मिलता था, 2 रुपये 1 रुपया किलो मिलता था। 2 रुपये किलो 30, 35, 40, 50 रुपये का आपने सब्सिडी दे दिया। 5 किलो राशन के बदले उस गरीब के घर से आपने कितना चूस लिया, लोगों को ये पता होना चाहिए। 5 किलो राशन में 50 रुपये का आप सब्सिडी दिए, 100 रुपये दिए। मोदी जी का 150 रुपये का फ़ोटो चिप करके फ़ोटो मुस्कुराता है वो उस गरीब के घर में दे दिया जलाने के लिए कि तुम कितने भी तड़पो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। 400 का सिलेंडर 1200, उज्ज्वला स्कीम शुरू किया था ना, 800 रुपये वहाँ ले लिया। एवरेज 5 से 6 लोग होते हैं एक परिवार में,
5 से 6 आधार कार्ड चाहिए। गरीब परिवार मुसीबत में एक फ़ोन ले रखकर भी काम चला सकता है, लेकिन 5 किलो राशन के चक्कर में 5-6 मोबाइल रखेगा। एक मोबाइल का 300 रुपया, 1800, 800, 24 रुपया तो दे दिया 5 किलो राशन के चक्कर में। जिस 2400 रुपया बचाकर अपने दवाई के लिए रखता, वो मोदी जी की स्कीमों ने ले लिया। ये आप समझते हैं, ये कहा था अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन मेक फूल मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर सम टाइम, सम ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ टाइम, नॉट एवरीवन ऑल द टाइम। तो अगर ये जो लोग भ्रम में थे, आप जिस आवास की बात करते हैं, जिस शौचालय की बात करते हैं, जाकर ग्राम प्रधानों से और गांव वालों से पूछिए कितना भ्रष्टाचार सीडीओ से लेकर ग्राम सचिव तक गया। तो जो लोग हर चीज़ आप और बिना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता को पकड़े उपास नहीं होगा। तो जो भ्रष्टाचार जड़ में घुस चुकी है, जिसको मीडिया का एक बड़ा वर्ग में, सबको तो नहीं उसे कर सकता, बड़ा वर्ग चौंकता हुआ चमकता हुआ दिखाता है, हकीकत वहाँ पता चलती है। और जिस घर का लड़का, फिर बोल रहा हूँ, बेरोजगार होगा, महंगाई होगा, आमदनी तो बढ़ी नहीं, किस मुद्दे पर? 14 की बातों को क्यों नहीं मीडिया दिखाता है? एफडीआई के मामले में क्या कहा था इन्होंने, पेट्रोल के दाम पर क्या बोला था, रुपए की गिरती कीमत के बारे में क्या बोला था, रोजगार के बारे में क्या बोला था, घंटों लिस्ट गिना सकता हूँ। हर मुद्दे पर जो सरकार फेल हुई वो आज दूसरे के ऊपर निर्भर है। बैसाखी के सहारे चल रही है सरकार। इस सरकार को आत्मचिंतन करना। इसी से एक जुड़ा हुआ जो कि आप कह रहे हैं वैसाखी से जुड़ी हुई है और योजनाओं में आप जो आरोप लगा रहे हैं, अब 5 साल जो है ये सरकार तो चलने के लिए तैयार है, दावा कर रही है, और आप भी 5 साल जो है सांसद रहेंगे घोसी के। इस कार्यकाल में जो है आपके लिए एक ये कहा जाता है कि जनता को जो है कुछ सहूलियत चाहिए, सहयोग चाहिए, वो तभी जो है उस चीज़ को जो है मान्यता देती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग सुनते रहे हैं डबल इंजन की सरकार वाली बात। यूपी में भी सरकार उनकी हो गई, केंद्र में भी हो गए। डबल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद आपको है कि आप तो विपक्ष में बैठे हैं, घोसी की जनता के लिए कुछ लाभ होगा? देखिए, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐतिहासिक जीत घोसी के मालिकों ने मुझे दिया है, तो उतनी बड़ी मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं जिस इलाके से आता हूँ वो बदहाल बुनकर, बेहाल किसान और बेरोज़गार नौजवानों का इलाका है। जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, देश दुनिया में जो देखा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डाल के भ्रष्टाचार को एक हद तक, क्योंकि जब सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हो तो एकदम मैं ये बोल दूं कि मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा, वो बस की नहीं है। लेकिन जो स्कीमें हैं, जैसे अपने यहाँ मैंने सोचा है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, मेरे स्कूल कॉलेज चलते हैं तो वहाँ के बाहर के, जैसे हमारे कैंपस इंटरव्यू होते हैं, वहाँ के बच्चों की भर्ती कराना। जब देखिए, जब तक बच्चे, कोई माँ के पेट से अपराधी पैदा हो नहीं होता। हम पूर्वांचल को अपराधियों का बिगड़ खाने लगे हैं। बेरोजगार रहेंगे, जब हमारे घर में बाप बीमार हो, बहन जवान हो रही हो, नौकरी नहीं हो, तो मैं अपराध के लिए सॉफ्ट टारगेट अपराधियों के लिए बन जाता हूँ। मेरी चिंता उस वर्ग के लिए है कि अधिक से अधिक नौकरी, रोजगार, गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे किसी की गवर्नमेंट है, कुछ स्कीमें तो होती है जिसका लाभ हम अपने जानकारी के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से लोगों को पहुँचा सकें, उनकी आवाज़ को मजबूती से सदन में उठा सकें, सरकार को अपने सांसदों के साथ मिलकर मजबूर कर सकें कि उन स्कीमों की जांच हो और हमारे यहाँ लागू हो। मैं निश्चित रूप से अपने लोगों से वादा करता हूँ कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आपने आशीर्वाद दिया है, मैं हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूँगा और 5वें साल अंतिम सत्र में भी रिपोर्ट कार्ड पेश करूँगा। और आप पाएंगे कि आप अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद दिया है, उसका रिपोर्ट कार्ड औरों से बहुत बेहतर है। मैं जुनून के लिए आया हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। नहीं तो 10 सालों में जो मेरे साथ अत्याचार हुआ, जो मेरे साथ जुल्म, अब 22 के चुनाव से पहले मेरे ऊपर इनकम टैक्स के छापे, और आज तक लगातार टिकट मिलने से लेकर चुनाव तक 40 आर्डर और नोटिस मुझे इशू किए गए। मुझसे ये पूछा गया, अपने माँ को 10,000 रुपये क्यों दिए, आपने स्वीपिंग अकाउंट क्यों किए, आपने वाइफ के अकाउंट में फ्रॉम HDFC अकाउंट टू HDFC अकाउंट दोनों इनकम टैक्स एसएससी, आपको जानना चाहिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 12,000 मेरे अकाउंट से मेरे परिवार के अकाउंट में गया, उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूँ। क्रेडिट कार्ड का स्वीपिंग अकाउंट है तो उसको डॉक्यूमेंट के साथ एक्सप्लेन करूँ। ये सवाल होते हैं। आपने मेरे सारे 12 कैंसिल कर दिए, एक ही पैसे के डबल टैक्सेशन, सर कॉलेज, स्कूल कॉलेजों को सारे खर्चों को मेरा खर्चा मान लिया। इस तरह अत्याचार जो हुआ, उसके बावजूद अगर मैं नहीं टूटा, नहीं झुका और नहीं बिका, तो मेरा घोसी के प्रति समर्पण है और मेरा जुनून है। और ये जुनून जरूर कुछ न कुछ हद तक सफलता दिलाएगी। ये ज़रूर बात है, कहना चाहूँगा मैं बाकी से, कि सरकार रहती तो चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन मैं सरकार नहीं है, इस एक्सक्यूज़ के पीछे छुपने वालों में से नहीं हूँ। जो भी संभव होगा करूँगा ज़रूर।
जी, थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए विस्तार न्यूज़ के दर्शकों के साथ। तो ये थे राजीव राय, जिनका कहना है कि भले ही ये विपक्ष में है, लेकिन अपनी जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।